जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास चौधरी 2.0 पर। जैसा कि आपको पता है कि कल हम कोचिंग ने रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए एग्जाम करवाए थे। वो पेपर आज हम सोल्व करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 80 क्वेश्चन जो है वो कॉमन पूछे जाते हैं, चाहे आप रीट लेवल 1 के हो चाहे रीट लेवल 2 के हो। तो ये जो 80 क्वेश्चन जो कॉमन पूछे जाएंगे, सबसे पहले हम ये कर लेते हैं दोनों के लिए। तो ये वीडियो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए है, न कि कोई एक कैटेगरी के लिए। बाकी के 80 के बाद में जो क्वेश्चन बचते हैं, जैसे साइंस मैथ के बचते हैं, रीट लेवल फर्स्ट के बचते हैं, एसएसटी जो सामाजिक विज्ञान, उनके टोटल जितने भी सब्जेक्ट है वो मैं अलग से आपको वीडियो देता रहूँगा। जैसा कि मैंने पूर्व में किया है, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप देख भी सकते हो, मैंने टोटल पेपर करवाया है, तो आप वहाँ से देख भी सकते हो। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपको टोटल पेपर है वो यहाँ पर उपलब्ध करवाने वाला हूँ। उसके बाद में देखो हम शुरू कर लेते हैं सीधा, टाइम ना खराब करते हुए। पहला प्रश्न दे रखा है कि किस रचना में प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन की जानकारी तथा भारत की 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो ऐसी कौन सी रचना है प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन की जिसमें जानकारी मिले और साथ ही साथ भारत की 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिले? तो कौन सी रचना है ऐसी? कुवलय माला, शायद सभी को पता होगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, संगीत रत्नाकर सारंगधर ने लिखी थी क्या? संगीत सार प्रताप सिंह, गीत गोविंद महाराणा कुंभा और श्रृंगार हार हमीर। तो बताओ इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो संगीत रत्नाकर किसने लिखी थी? सारंगधर। और संगीत सार प्रताप सिंह और श्रृंगार हार हमीर ने। लेकिन गीत गोविंद किसने नहीं लिखी थी? महाराणा कुंभा ने। तो ये वाले आपको बताना कि गीत गोविंद जो रचना है वो किसकी है। उसके बाद में देखो हम 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थानी भाषा के प्रथम नाटक केसर विलास के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर निश्चित रूप से पढ़ लेना कि राजस्थानी भाषा के जो प्रथम नाटक है वो केसर विलास है, और इसके रचयिता कौन है ये जरूर आपको याद करना है। कौन है? शिवचंद्र भरतिया। उसके बाद में देखो हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्न में से किन ग्रंथों का संबंध है वो चारण साहित्य से नहीं है? तो कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिनका संबंध है वो चारण साहित्य से नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, चारण साहित्य एक तो सर्वंगी नामक ग्रंथ है और गोरा बादल री चौपाई भी है, लेकिन वीर शिरोमणि और वंश भास्कर जो है वो चारण साहित्य से संबंधित नहीं है। तो इसमें केवल सर्वंगी और गोरा बादल री चौपाई दो ही चारण साहित्य से संबंधित है। तो हमें नहीं है वो पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? 3 नंबर, 1 व 2 नहीं है। उसके बाद में हम चलते हैं देखो 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन हमें क्या पूछा है? देखो 5 नंबर में पूछा कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी है वो कहाँ पर स्थित है, ये हमसे पूछा गया। तो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। उसके बाद में हम आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, 6 नंबर क्वेश्चन की, कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है ये हमसे पूछा है 6 नंबर में। तो देखो, शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? जयपुर के अंदर बढ़ता है। बिल्कुल सही है कि शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ेगा? जयपुर में। गोटिया अम्बा का मेला कहाँ पर बढ़ेगा? बांसवाड़ा के अंदर। और महावीर जी का मेला कहाँ बढ़ता है? करौली के अंदर। तो तीनों के तीनों सही है। तो लास्ट वाला जो बचा कि सेवड़िया पशु मेला है वो पाली में, तो ये वाला गलत हो जाएगा। आपकी तैयारी कैसी है इस चीज़ का तब पता चलेगा जब आप लिखोगे कि सेवड़िया पशु मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हमारे से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। उसके बाद में देखो, रश्मि में मातृकुंडिया मेला कब बढ़ता है? तो देखो, मातृकुंडिया थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा इसमें, रश्मि नामी है ना, हाँ, रश्मि चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया का मेला कब बढ़ता है ये हमसे पूछा गया। तो कब बढ़ेगा मातृकुंडिया का मेला? वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो देखो, ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला कहाँ बढ़ता है ये हमसे पूछा है। 2 मेले होते हैं, एक तो सीता माता का और एक सीता बाड़ी का। तो ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर बढ़ेगा? 12 के अंदर बढ़ेगा। और सीता माता का मेला कहाँ पड़ता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस माह में लगता है? अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स लगता है वो कौन से महीने में लगता है ये हमें बताना है। तो कौन से में लगेगा? रजब महीने में। उसके बाद में देखो, एक तरफ दे रखे हमें त्यौहार और दूसरी तरफ दे रखे हैं माह, तो हमें सुमेलित करना है कि कौन सा त्यौहार है वो कौन से महीने में बढ़ता है, ये हमसे पूछा गया। तो देखो, नाग पंचमी का मेला कब बढ़ता है? नाग पंचमी का मेला बढ़ेगा श्रावण माह में। उसके बाद में देव जुलनी एकादशी कब आती है? भाद्रपद में। और दशहरा कब आएगा? दशहरा आएगा आश्विन माह में। और करवा चौथ कब आएगा? कार्तिक माह में। तो ये तो सिंपल सा ही था, लास्ट वाले दोनों तो आप शायद पता ही होंगे। और उसके बाद में वो 2 बचे, तो ये वाला ऑप्शन 3 नंबर क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो कि किस त्योहार पर राजस्थान सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार दिया जाता है? किस त्योहार पर राजस्थान सरकार द्वारा गार्गी पुरस्कार है वो दिया जाता है, ये हमें बताएं। तो किस त्योहार पर? बसंत पंचमी जो त्यौहार होता है उस पर गार्गी पुरस्कार दिया जाता है।
होली के अवसर पर इल्लो जी की बारात कहाँ निकाली जाती है? होली के अवसर पर जो इल्लो जी की बारात निकाली जाती है वो कहाँ पर निकाली जाती है, ये हमसे पूछा गया है। तो कहाँ पर निकाली जाएगी? बाड़मेर के अंदर। और इल्लो जी कौन थे? इल्लो जी की प्रेमिका थी होलिका, आप सभी को पता होगा। तो इल्लो जी की बारात निकाली जाएगी बाड़मेर में। उसके बाद में देखो, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दे रखा है वर्तमान नाम और दूसरी तरफ दे रखा है प्राचीन नाम। तो जो स्थान दिए गए हैं कि इनके वर्तमान नाम तो अभी हम राजस्थान में ये नामों से जानते हैं, लेकिन पहले इनको किस नाम से जाना जाता है ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो नाथ द्वारा को क्या कहते थे? सिहाड़ गांव कहते थे। आप सभी को पता है कि नाथ द्वारा का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? सिहाड़। और आहड़ का नाम क्या था? आगाटपुर। ये भी बिल्कुल सही है कि आहड़ का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? आगाटपुर था। उसके बाद में जालौर को क्या कहते थे? जबालीपुर कहते थे। ये भी सही है। लेकिन बूंदी को क्या नहीं कहते थे? कल्याणपुरी नहीं कहते थे। तो 3 नंबर वाला गलत हो जाएगा। तो बूंदी का प्राचीन नाम क्या था आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और साथ ही साथ कल्याणपुरी किसका प्राचीन नाम था ये भी आपको लिखना है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कौन से जिले में स्थित है ये हमें बताना है। तो कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर के अंदर। क्या स्थित है बीकानेर में? राज्य अभिलेखागार है वो बीकानेर जिले में स्थित है। उसके बाद में देखो, हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं 15 नंबर कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? मंदिर दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके क्या दे रखे हैं? स्थान दे रखे हैं कि कौन सा मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखो, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है? सीकर में, सभी को पता होगा। गोपीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और डिग्गी कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। लेकिन केवाई माता का मंदिर है वो करौली में नहीं है। तो ये वाला क्या हो जाएगा इसमें? गलत। तो केवाई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उसके बाद में देखो आगे वाला क्वेश्चन देखो, अबानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों के कूट का चयन करें। तो हमें 3 कथन दे रखें और अबानेरी के संबंध में इनमें से कौन कौन से सही हैं वो हमें इनमें से देखना है। तो देखो, इसका प्राचीन नाम अब्बे नगरी था। तो अबानेरी का प्राचीन नाम क्या था? अब्बे नगरी था। बिल्कुल सही बात है कि इसका नाम अब्बे नगरी था। और यहाँ स्थित हर्षद माता का मंदिर मूलतः विष्णु मंदिर था। तो अबानेरी के अंदर जो हर्षद माता का जो मंदिर है वो क्या था? मूलतः विष्णु मंदिर था। ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में यह गुज्जर प्रतिहार काल का एक समर्थ केंद्र था। तो अबानेरी गुज्जर प्रतिहार काल का जो एक समर्थ केंद्र था ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? 4 नंबर ए बी सी। उसके बाद में देखो, निम्नलिखित में से किस मंदिर में 1857 की क्रांति के समय अववा की क्रांति की योजना बनाई गई? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी योजना है वो बनाई गई? जो अववा क्रांति की योजना बनाई गई थी वो हमसे पूछा गया। तो कौन से मंदिर में बनाई गई थी? कामेश्वर मंदिर के अंदर बनाई गई थी। उसके बाद में देखो, निम्न में से सत्य कथन पहचानिए। निम्न में से सत्य कथन है वो पहचानना है कि कौन कौन से कथन है वो सत्य हैं। तो जालरापाटन को प्राचीन समय से घंटियों का शहर है वो कहा जाता है। तो सीधी सी सही बात है कि जालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता था। और जालरापाटन के सूर्य मंदिर का शिखर उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान है। तो जालरापाटन के जो सूर्य मंदिर है उसका जो शिखर है वो उड़ीसा के कोणार्क सूर्य के मंदिर के समान है। ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगी इसमें? 18 नंबर में 3 हो जाएगा। उसके बाद में देखो, हम 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचान कीजिए। तो निम्नलिखित में जो असत्य कथन है उनकी हमें क्या करना है? पहचान करना है। तो मानगढ़ गोविंदगिरी की क्रमस्थली रहा है। तो गोविंदगिरी जी की क्रमस्थली क्या थी? मानगढ़ थी। बिल्कुल सही है ये तो। उसके बाद में मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है, मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। मानगढ़ में प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। तो मानगढ़ जो उत्सव मनाया जाता है वो मनाया भी किस वर्ष मनाया जाता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मनाया जाता है। उसके बाद में मानगढ़ डूंगरपुर जिले में स्थित है। तो हमें क्या करना है? असत्य कथन की पहचान करना है 19 नंबर के अंदर। तो यही क्या हो जाएगा इसमें? असत्य हो जाएगा। उसके बाद में देखो, अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया? तो अजमेर शरीफ दरगाह में जो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया किसके द्वारा करवाया गया ये हमसे पूछा। तो किसके द्वारा? सुल्तान महमूद खिलजी के द्वारा। कवि माघ व ब्रह्मगुप्त का संबंध राजस्थान के किस नगर से रहा है? तो कवि माघ और ब्रह्मगुप्त का जो संबंध है वो कौन से नगर से रहा है ये हमसे पूछा है। 21 नंबर में तो किससे रहा है? बीनमाल से रहा है। उसके बाद में हम बात करें 22 नंबर क्वेश्चन की कि मेवाड़ के किस शासक को डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने गुलाम वंश के समय का सबसे प्रतापी शासक माना? तो मेवाड़ के ऐसे कौन से शासक हैं जिनको डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने गुलाम वंश के समय का सबसे प्रतापी शासक है वो माना है? तो कौन से को माना है? जयतर सिंह को माना है।
उसके बाद में देखो 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खिजराबाद रखा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद। उक्त संदर्भ में खिजराबाद नाम का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो खिजराबाद जो नाम दिया था इसका उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, ये हमें पूछा गया है 23 नंबर क्वेश्चन में। तो कहाँ से मिलता है? दाइबी पीर दरगाह लेख से मिलता है। उसके बाद में देखो 24 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से महाराणा मोक्कल द्वारा निर्मित अथवा जीर्णोद्वार कृत मंदिर है। तो ऐसा कौन सा मंदिर है जो महाराणा मोक्कल द्वारा निर्माण करवाया गया या उसका क्या करवाया गया? जीर्णोद्वार है, वो करवाया गया महाराणा मोक्कल के द्वारा। तो देखो द्वारकानाथ मंदिर का करवाया था और सिमडेश्वर मंदिर का भी इन्होंने क्या करवाया था? जीर्णोद्वार करवाया था। लेकिन तुलजा भवानी का मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया और श्याम पार्श्व मंदिर का निर्माण भी इन्होंने नहीं करवाया। तो तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एकमात्र जो अलग आया था दासीपुत्र, नाम जरूर लिखना। और श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये भी जरूर लिखना। तो महाराणा मोक्कल द्वारा निर्मित अथवा जीर्णोद्वार द्वारा कृत मंदिर कौन कौन से हैं? द्वारकानाथ मंदिर और सिमडेश्वर मंदिर, दो ही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? 3 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो एक तरफ दे रखे हैं युद्ध और दूसरी तरफ दे रखे हैं वर्ष की कौन सा युद्ध है, वो कब लड़ा गया था, ये इसमें दे रखा है और इसमें सही सम्मिलित नहीं है, वो हमसे पूछा गया है। तो देखो सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1437 के अंदर, बिल्कुल सही है। सारंगपुर का युद्ध 1437। बुताड़ा का युद्ध 1227 में, ये भी सही है। बुताड़ा का युद्ध 1227 में। और बयाना का युद्ध 1527 में। लेकिन खतौली का युद्ध जो युद्ध है वो 1518 में नहीं लड़ा गया। तो खतौली का युद्ध कब लड़ा गया था? ये चारों के चारों युद्ध महत्वपूर्ण है, याद कर लेना किन के मध्य लड़ा गया और किस वर्ष है वो लड़ा गया, जरूर याद कर लेना, एक क्वेश्चन जरूर आता है इनसे। तो खतौली का युद्ध कब लड़ा गया था, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दे। चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने कराया? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित जो गोसुंडी बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया था? श्रृंगार देवी ने। उसके बाद में देखो महाराणा कुंभा के संबंध में असत्य कथन बताना है कि महाराणा कुंभा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। कुंभा के काल में कवि अत्रि व महेश ने कृति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। तो बिल्कुल सही है, कुंभा के समय की थी। और कुंभाकृत कामराज रतिसार नामक ग्रंथ 7 अंगों में विभक्त है, ये भी बिल्कुल सही है। और कुंभा ने चित्तौड़ में संगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो कुंभा ने मालवा के मेदिनाई को शरण दी थी, ये बिल्कुल गलत है। तो 27 में कौन सा हो जाएगा? 4। महाराणा सांगा को सैनिक भग्नावेश किसने कहा था? तो महाराणा कुंभा का एक नाम था क्या? सैनिक भग्नावेश। ये किसने दिया था, ये हमें बताना। तो किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने। 29 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में महिलाओं ने जोहर किसके नेतृत्व में किया? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो तीसरा साका हुआ था उसमें महिलाओं ने जोहर किया था, तो किसके नेतृत्व में किया था, ये हमें बताना। तो किसके नेतृत्व में? फूल कंवर के नेतृत्व में। फूल कंवर किन की रानी थी, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तीसरा साका कब हुआ, आक्रमणकारी कौन था, ये भी जरूर लिखें। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो कहाँ पर हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा के अंदर हुआ था। निम्न में से किसने विजय कटकातु की उपाधि धारण करी? तो विजय कटकातु की उपाधि धारण करने वाला कौन है इनमें से, ये हमें बताना। 31 नंबर में तो कौन थे? महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि है वो धारण की थी। उसके बाद में देखो सुमेलित करना, एक तरफ दे रखी है फसल, दूसरी तरफ दे रखी है उपज, उच्च उपज किस्म दे रखी है। तो गेहूं, जो बाजरा, मक्का दे रखी है और इनकी किस्म दे रखी है, इनसे सुमेलित करना है हमें 32 नंबर में। तो देखो गेहूं क्या है? सोन कल्याणी। उसके बाद में जो क्या हो जाएगी? RD 2035। और बाजरा की क्या हो जाएगी? RHB 30। और मक्का की क्या हो जाएगी? माही कंचन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? 3 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात कितना है? तो कृषि सिंचाई योजना में केंद्र और राज्य का अनुपात हमसे पूछा गया है 33 नंबर में कि कितना है, वो हमें बताना है। तो 33 में क्या हो जाएगा? 60 और 40। उसके बाद में देखो असत्य कथन का हमें क्या करना है? पहचान करना है कि असत्य कथन है इनमें से कौन सा है 34 नंबर में। तो राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। तो क्या सही है क्या कि राजस्थान की जो टैगलाइन है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है, क्या ये हमें बताना है। तो बिल्कुल सही है, ये तो है। और राजस्थान पर्यटन का स्लोगन पधारो हमारे देश है, ये भी बिल्कुल सही है कि राजस्थान जो पर्यटन का जो स्लोगन है वो पधारो हमारे देश है। और राजस्थान पर्यटन के लोगों में स्लोगन व टैगलाइन के साथ प्रतीकात्मक पशु ऊंट को दर्शाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1950 में नहीं हुई थी। तो राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उसके बाद में देखो किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। तो राजस्थान की ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो किस किसके? चना, ग्वार और कुल दलहन। तो इन तीनों में क्या है? राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है उत्पादन में।
राजस्थान में इस भूगोल के सर्वाधिक उत्पादक जिले कौन से हैं? तो राजस्थान में इस भूगोल का उत्पादन सर्वाधिक कौन कौन से जिलों में होता है, ये हमसे पूछा है। तो कौन से में होता है? बाड़मेर, नागौर और जालौर में इस भूगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं हमें कि मुकंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, नेशनल चंबल सेंचुरी और राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो इसमें कौन कौन से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है वो हमसे पूछा गया है। तो देखो मुकंदरा हिल्स है, रामगढ़ विषधारी है, तो ए और बी तो है इसमें। तो देखो ए और बी दोनों सही है इसमें। उसके बाद में देखो नेशनल चंबल सेंचुरी और राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो देखो ऐसा ऑप्शन किसी में नहीं दिख रहा। इसमें कलाम कोचिंग की तरफ से जो भी ऑफिशियल आंसर किया है उसमें इस पर्सन को क्या छोड़ा गया है? खाली छोड़ा गया है। इसका उत्तर है वो मल्टीपल उत्तर आते हैं क्योंकि ऑप्शन में जो दे रखे हैं वो इसमें से सही नहीं हो रहे। तो आप लिख सकते हो कि राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते हैं। निम्नलिखित में से गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वह है। तो कौन सा गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है अभ्यारण्य, वो हमसे पूछा गया 38 नंबर क्वेश्चन में। तो कौन सा है? 38 नंबर में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप बताओ। 1 नंबर वाला जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन देखो कि निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। अभ्यारण्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं? उसके स्थान दे रखे हैं कि कौन सा अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है, वो हमसे पूछा गया है। तो देखो केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर के अंदर बिल्कुल सही है कि केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? 12 में। और तालछापर अभ्यारण्य चूरू के अंदर, लेकिन राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में स्थित नहीं है। तो राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य को किस जिले में स्थित है वो जरूर कमेंट में लिखे। राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है, ये हमसे पूछा गया कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में राजस्थान की जो टाइगर रिजर्व है वो हमें बताना है। तो रामगढ़ विषधारी अभी नया बना है, रणथंभौर भी टाइगर रिजर्व है और सरिस्का भी है और मुकंदरा हिल्स भी है। तो चारों के चारों राजस्थान के टाइगर रिजर्व है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 2 नंबर वाला। उसके बाद में देखो निम्नलिखित में से असुमेलित युगम का चयन करना है। तो जो असुमेलित युगम है उसको चयन अपने को करना है कि राजस्थान की प्रथम वन नीति फरवरी 2010 में आई थी। तो राजस्थान की प्रथम वन नीति कब आई थी? फरवरी 2010 में आई थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद में वन विभाग राजस्थान की स्थापना 1950 में। तो राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1950 में हुई थी। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। तो राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना है वो 2010 में हुई थी, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन राजस्थान में सुरक्षित वनों का प्रतिशत है वो 37.5% नहीं है। किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? तो ऐसे कौन से वनों का प्रकार है जो राजस्थान के अधिकतम क्षेत्रफल को क्या करता है? आच्छादित करता है, ये हमसे पूछा गया। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? मिश्रित पर्णपाती वन। उसके बाद में देखो 43 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के सहयोग से चलाई जा रही है। तो ऐसी कौन सी परियोजना है जो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के सहयोग से चलाई जा रही है 43 नंबर में? तो कौन सी है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना कब हुई थी, ये हमसे पूछा। तो कब हुई थी? 1979 के अंदर। उसके बाद में देखो ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा डाटा संचरण किस सिद्धांत के आधार पर होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा डाटा संचरण है वो किस सिद्धांत के आधार पर होता है, ये हमसे पूछा। तो किसके? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर। टेलीविजन को नियंत्रित करने वाले रिमोट में निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो जो टेलीविजन रिमोट होता है उसमें किस चीज़ का उपयोग होता है, ये हमसे पूछा है। तो किसका हो जाएगा? अवरक्त विकिरण किरण संचरण का। दो एक दम भिन्न प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने हेतु निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया? 2 ऐसे नेटवर्क जो बिल्कुल भिन्न भिन्न है एक दूसरे से, उनको जोड़ने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये हमसे पूछा। तो किसका? गेटवे का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में देखो हमें पूछा है HTTP का विस्तारित रूप हमसे पूछा है। जो ये होता है HTTP का विस्तारित रूप हमसे पूछा गया 48 में। तो इसका क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो 1 नंबर वाला इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 48 नंबर के अंदर 1 नंबर क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद में देखो URL http://www.nvsp.government gov.in में डोमेन कौन सा है? तो हमें डोमेन पूछा है कि डोमेन कौन सी है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? government.in है वो डोमेन हो जाएगा, जिससे पहचान पता चलता है कि यह सरकारी है या प्राइवेट है। इससे बेराट सभ्यता के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना। बेराट सभ्यता के संबंध में असत्य कथन की हमें क्या करना है? पहचान। तो देखो यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए, बेराट सभ्यता से बिल्कुल सही है।
यह है बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। यहाँ की बिज्जक पहाड़ियों का उल्लेख उत्खनन 1936-37 में दयाराम सानी ने किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन बेराट में हूण शासक मीरकुल ने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, ये बिल्कुल गलत है। तो 50 नंबर में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 50 नंबर में हो जाएगा 1 नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद में देखो, निम्न में से किन अवशेषों का संबंध बेराट सभ्यता से नहीं है? तो ऐसे कौन से अवशेष हैं जिनका संबंध है वो बेराट सभ्यता से नहीं है, वो हमसे पूछा गया। तो देखो, स्वर्ण मंजूषा का संबंध बेराट सभ्यता से है, अकबरकालीन टकसाल का संबंध भी बेराट सभ्यता से है, और चांदी की पंचमारक मुद्राएं का संबंध भी कहाँ से है? बेराट सभ्यता से। लेकिन तांबे की हरिण प्रतिमा है वो बेराट सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो केवल कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। उसके बाद में देखो, हमें 52 नंबर क्वेश्चन बताया है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, 3 कथन दे रखे हैं, और तीनों कथनों पर क्या करना है? विचार हमें करना है। तो देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, उसके बारे में 3 लाइनें दे रखी हैं। तो इनमें से कौन कौन सी है वो सही है, वो हमसे पूछा गया है। तो देखो, इस योजना के तहत 7 वर्ष के लिए SGST का 100% पुनर्भरण किया जाता है, बिल्कुल सही है। उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक की सीमा में प्रोजेक्ट लागत का 50% तक मार्जिन मनी का प्रावधान। उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक की सीमा में प्रोजेक्ट लागत का 50% तक मार्जिन मनी का प्रावधान है, बिल्कुल गलत है। और योजना के लाभ हेतु आवेदन संस्थान में SC/ST वर्ग के व्यक्तियों को 51% अथवा अधिक स्वामित्व होना आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन? 3 नंबर वाला, 1 और 3। उसके बाद में देखो, 53 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT करने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करने में राजस्थान का देश में स्थान पूछा है, तो कौन सा है? चौथा। वर्ष 2022 में जनवरी से अगस्त माह तक राजस्थान संपर्क पोर्टल पर आमजन की समस्याओं का समाधान करने में राज्य का शीर्ष जिला कौन सा है? तो राजस्थान संपर्क पोर्टल पर आमजन की समस्याओं का समाधान करने में राज्य का कौन सा जिला है वो शीर्ष पर है, जनवरी से अगस्त के बीच में। तो 54 में कौन सा सही हो जाएगा? 12 जिला। उसके बाद में देखो, 55 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा कि हाल ही में बहरीन में आयोजित 21वीं एशियन अंडर 20 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता, इसकी कप्तानी किसने की थी? तो वॉलीबॉल की जो टीम थी उसकी कप्तानी किसने की थी? 55 नंबर में दुष्यंत जाखड़ ने। हाल ही में राज्य सरकार ने राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया है? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया? 56 नंबर में बिनाका मालू को बनाया गया। उसके बाद में देखो, वर्ष 2022 के लिए मरणोपरांत गांधी सद्भावना सम्मान प्रदान किया गया है। तो मरणोपरांत गांधी सद्भावना सम्मान किसको प्रदान किया गया है 57 में? तो श्री नेमीचंद जैन को। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा विश्वामित्र दादीज की किस पुस्तक को राजस्थान भाषा श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो ऐसी केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा विश्वामित्र दादीज की जो पुस्तक है उनको जो साहित्य पुरस्कार 2022 दिया गया है वो हमें बतानी है 58 नंबर क्वेश्चन में। तो कौन सी है? माचलारा अंशु पुस्तक को। राजस्थान में किस कार्यक्रम के तहत 2 से 7 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के अनुसार विद्यालयों को ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल प्रदान किए जाते हैं? तो किस कार्यक्रम के तहत प्रदान किए जाते हैं ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड जो मेडल है वो प्रदान किए जाते हैं? तो कौन सा कार्यक्रम हो जाएगा इसमें? होनार राजस्थान कार्यक्रम के तहत। उसके बाद वर्ष 2004-05 में राजस्थान में ICT की शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत योजना से की गई। तो ICT की शुरुआत है वो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन सी योजना के तहत की गई? 60 नंबर में। तो कौन सी? कल्प योजना के तहत। राजस्थान में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु राजस्थान एजुकेशनल इन्वेस्टिगेटिव REI कब प्रारंभ किया गया? तो कब प्रारंभ किया गया था? 61 नंबर में, 2005 में। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMBK के अंतर्गत कक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित तत्व नहीं है। तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अंतर्गत कक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित तत्व नहीं है, वो हमें बताना है। तो कौन सा नहीं है इसमें? एट ग्रेड का त्रैमासिक आंकलन, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा शाला स्वाद पर बच्चों के शिक्षण के लिए पत्रिका कार्यक्रम लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण सामग्री इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं की गई? तो नवाचारी शिक्षण सामग्री में सम्मिलित कौन सी सामग्री इसमें नहीं है वो हमें बताना है। तो कौन सी नहीं है? प्रवाह। राजस्थान में नो बैग डे कब प्रारंभ किया गया था? राजस्थान में नो बैग डे का प्रारंभ कब किया गया? 17 2022 से 23 में। 64 में क्या हो जाएगा? 17 2022 से 23 में।
उसके बाद में देखो पिरामिड फाउंडेशन के अनुसार राजस्थान सरकार का कौन सा कार्यक्रम भारत के सबसे बड़ा पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग कार्यक्रम। तो पिरामिड फाउंडेशन के अनुसार राजस्थान सरकार का कौन सा कार्यक्रम है जो भारत का सबसे बड़ा पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग कार्यक्रम है, वो हमें बताना है 65 में। तो कौन सा है? मिशन बुनियाद। राजस्थान में SIQE कार्यक्रम के अकादमिक कार्य का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान में SIQE कार्यक्रम के अकादमिक कार्यों का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, वो हमें बताना है। तो किसके द्वारा? RSCERT द्वारा। उसके बाद में देखो 67 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में सरकार तथा आकाशवाणी के माध्यम से चलाए गए शिक्षा वाणी कार्यक्रम के संबंध में असत्य। तो शिक्षा वाणी कार्यक्रम के संबंध में जो असत्य कथन है वो हमें बताना है। तो यह कार्यक्रम 11 मई 2020 से प्रारंभ किया गया है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रारंभ 11 मई 2020, बिल्कुल सही है। इसके तहत प्रसारण प्रातः 11 बजे सोमवार से शनिवार तक किया जाता है, ये भी सही है। तो शिक्षा वाणी कार्यक्रम है वो प्रातः 11 बजे से सोमवार से शनिवार तक किया जाता है, ये भी सही है। और प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम प्रसारण आता है, ये भी सही है। लेकिन प्रतिदिन प्रसारण का समय 195 मिनट, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद में देखो राजस्थान सरकार के शैक्षिक नवाचार दीक्षा राइज में राइज का पूरा नाम क्या है? तो राइज का पूरा नाम क्या है ये हमसे पूछा है, तो क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। 4 नंबर सही हो जाएगा। इस्माइल कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इस्माइल जो कार्यक्रम है उसके संबंध में असत्य कथन हमें बताना है। तो देखो इस्माइल 3.0 के तहत 6 से 8 के लिए प्रत्येक सोमवार बुधवार को गृह कार्य प्रदान करते थे, बिल्कुल सही है। स्माइल 3.0 का मुख्य उद्देश्य बच्चों को साप्ताहिक आंकलन करना था, ये भी बिल्कुल सही है 69 नंबर में। उसके बाद स्माइल कार्यक्रम के संचालन की स्रोत संस्था RSCERT, ये भी सही है। लेकिन स्माइल 1.0 कार्यक्रम तहत गृह कार्य प्रदान करना सम्मिलित किया गया था, बिल्कुल गलत है। राजस्थान में 1 जून 2020 से कक्षा 1 से 12 के लिए प्रसारित कार्यक्रम शिक्षा दर्शन का प्रसारण किस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है? तो जो शिक्षा दर्शन प्रसारण है वो कौन से चैनल पर किया जाता है वो हमें बताना है। तो किस पर? दूरदर्शन राजस्थान पर। 71 में पूछा है कि व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का मात्रात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले अपूर्ण अभियोजनों का निर्णय करते हैं। यह परिभाषा है वो किसने दी थी? तो शायद थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, वो किसने दी थी? आलपोर्ट ने दी थी। व्यक्ति के शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। व्यक्ति के शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया वो हमें बताना है। 72 नंबर में तो किसने किया है? सेल्टर ने किया है। तो 3 नंबर इसमें सही हो जाए। विषय आत्मबोधन परीक्षण TAT किसके द्वारा विकसित किया? तो किसके द्वारा विकसित किया गया? 73 नंबर में। तो किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? मरे व मॉर्गन के द्वारा विकसित है, वो किया जाएगा। व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक एवं परीक्षणों से बेहतरीन होती है, क्योंकि तो व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक है वो अन्य परीक्षणों से क्या होती है? बेहतर होती है। क्यों? इसका स्टिक कारण आपको बताना। तो क्यों होती है? क्योंकि परीक्षार्थी को नहीं पता होता कि वह अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है। व्यक्तित्व संरचना इदम अहम एवं प्रहम किसके द्वारा विकसित की गई? तो किसके द्वारा विकसित की गई थी? 75 नंबर क्वेश्चन में फ्रॉइड के द्वारा विकसित की गई। व्यक्तित्व का 5 कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? व्यक्तित्व का 5 कारक सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कोस्टा एवं मेक रे के द्वारा। किसी परीक्षण के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? किस परीक्षण के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT के तहत। देखो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं बाकी जो भी आपके पर्सन बच्चे हों, कोई भी लेवल हो, चाहे आप लेवल 1 के लेवल 2 के, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आपको जरूर प्रदान करूंगा। साथ ही साथ मैथ के क्वेश्चन भी मैं हल करवाऊंगा। व्यक्तित्व को अंतर्मुखता एवं बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकृत किया, तो किसने किया था? युंग ने। व्यक्तित्व के विषय में असत्य कथन है। व्यक्तित्व के विषय में असत्य कथन हमें बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? कि व्यक्तित्व स्थिति के अनुसार अपरिवर्तित रहता है, यही असत्य हो जाएगा। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? तो व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि कौन सी नहीं है ये हमें बताना है। तो कौन सी? रोसा परीक्षण। तो देखो 80 क्वेश्चन जो कॉमन थे वो मैंने दोनों के करवा दिए हैं आपको। आगे जो भी वीडियो मिलेंगे उसमें लेवल 1 के जो भी आगे के क्वेश्चन बचे हैं वो करवा दूंगा। साथ में साइंस मैथ के हैं वो भी मैं करवाऊंगा, सॉल्यूशन करवाऊंगा, ये नहीं कि उत्तर बताऊंगा। लेवल 2 सामाजिक अध्ययन हिंदी सबके मैं करवा दूंगा अलग अलग से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।